सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकोज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी केस टेकिंग का पार्ट 3 शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर मैं बता दूं कि जो केस टेकिंग का जो पहले के 2 पार्ट हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, यानी कि एफोरिज्म नंबर 83 से लेके है ना 98 तक के जो है एफोरिज्म्स हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। वो लेक्चर्स जो हैं वो आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है केस टेकिंग की, उसमें आपको है ना देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में मेरी केस टेकिंग की प्लेलिस्ट में वो पिछले 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं और जो है मैं साथ में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं केस टेकिंग के वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग है ना शुरू करेंगे वो है हमारा एफोरिज्म नंबर 99। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 99 में क्या है? एफोरिज्म नंबर 99 में है केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मैं एक और थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीजेस, ठीक है, ये तो है एफोरिज्म नंबर 99 में, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि हमने इसी तरीके की एक सिमिलर चीज़ भी पढ़ी थी, है ना, एफोरिज्म नंबर 82 में। एफोरिज्म नंबर 82 में हमने क्या पढ़ा था? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट डिजीज। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा कि एफोरिज्म नंबर 82 में हमने क्या पढ़ा था? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट डिजीजेस, है ना, और एफोरिज्म नंबर 99 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, तो ये था। तो एफोरिज्म नंबर 99 में जो है मास्टर हैनीमैन ने क्या बताया था? एफोरिज्म नंबर 99 में मास्टर हैनीमैन ने बताया था एक्यूट डिजीजेस के जब भी हमारे पास केस आते हैं तो उसकी केस टेकिंग कैसे करनी है और उस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इस एफोरिज्म में मास्टर हैनीमैन ने बताया कि जो है केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिजीज जो होती है वो ईजियर होती है। अब यहाँ पे हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स है ना ये क्वेश्चन करें कि हम बॉस किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो है मास्टर हैनीमैन ने क्यों कहा कि जो है भाई एक्यूट डिजीजेस की जो केस टेकिंग होती है वो ईजियर होती है? तो सबसे पहली चीज, सिम्टम एक्यूट डिजीज में क्या होता है कि सिम्टम्स फ्रेश इन मेमोरी, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो एकदम फ्रेश होते हैं हमारी मेमोरी में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है हमारे पास आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब क्या था कि मुझे जो है खांसी हो रही है। ठीक है, तो फिजिशियन जो थे है ना उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि खांसी कब से है? उसने बोला कि कल रात से ही है। कल रात को जो क्या था, कल रात से ही है। डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा कल रात को मतलब ऐसा क्या हुआ था जो है कि आपको खांसी हो गई? तो फिर है ना उसने बताया कि अरे डॉक्टर साहब हुआ क्या था कि जो है मैं ठंडी का तो टाइम वैसे ही चल रहा है, तो कल जो है मैं बाहर से आया घर पे और जो है मैंने क्या किया कि पानी जो है ठंडा पानी ही मैंने पी लिया, जिसकी वजह से क्या था कि मुझे जो है फिर सुबह खांसी उठने लग गई। सिंपल सी चीज़ ये। अब क्या था, क्योंकि एक्यूट डिजीज के केस में क्या होता है कि जो कॉज होता है या जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत रीसेंट ओरिजिन की होती है। ठीक है, अभी हाल की होती है, तो फिर क्या रहता है जो पेशेंट होता है ना उसको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं, उसकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें एकदम फ्रेश होती हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम क्रॉनिक केसेस की बात करें तो जैसे क्रॉनिक केस में क्या होता है कि क्रॉनिक केसेस में क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होता है तो वो बहुत लंबा होता है कि मान लो उसको 2 साल से प्रॉब्लम है, 3 साल से प्रॉब्लम है, 5-6 महीने से प्रॉब्लम है। अब सीन क्या रहता है कि उसमें इतना टाइम बीत चुका होता है, तो हम लोग जब पूछते हैं कि अच्छा हाँ ये जो है कब शुरू हुआ था, उस टाइम ऐसा क्या हुआ था, तो क्या था कि क्योंकि उस चीज़ को इतना टाइम बीत चुका होता है, इस वजह से होता क्या है कि है ना कि कई बार जो है या कई बार या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को उतने अच्छी तरीके से वो चीज़ याद नहीं होती है ना, तो ये चीज़ रहती है। इसमें क्या रहता है ना भाई, अब याद नहीं, क्रॉनिक केस में क्या होता है कि भाई उतना अच्छे से याद नहीं, तो फिर क्या चीज़ रहती है कि भाई चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो जाती हैं ना। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें कॉज निकालने के लिए और ढेर सारी चीज़ें पूछनी होती हैं ना। अब एक्यूट डिजीज में क्या होता है, क्योंकि भाई जो सारे सिम्टम्स हैं क्योंकि रीसेंट ओरिजिन के होते हैं, इस वजह से उसकी मेमोरी में सारे सिम्टम्स फ्रेश होते हैं, है ना, और उसको आसानी से वो पेशेंट जो है वो याद कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है एक्यूट केसेस में जो है वहाँ पे मच लेस टू इंक्वायर। ठीक है, हमें बहुत कम पूछने की ज़रूरत होती है। क्यों कम पूछने की ज़रूरत होती है? सीन ये होता है क्योंकि है ना, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना वो खुद ही है ना हमें है ना अपनी सारी चीज़ें जो है बता देता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें याद होती हैं कि भाई हाँ, उसको भी एक तरीके से मालूम होता है कि हाँ भाई ये चीज़ हुई थी और इसकी वजह से मुझे हुआ कि कल तक मैं ठीक था, ये चीज़ हुई है और उसके बाद जो है
यहाँ पे मतलब पेशेंट खुद से ही है ना, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें क्योंकि पेशेंट खुद से ही बता देता है एक्यूट केसेस में। तो दूसरी चीज़ तो ये होती है जिसकी वजह से एक्यूट डिजीज़ में केस टेकिंग ईजियर होती है। तीसरा क्या होता है, एक्सप्लेन डिटेल स्पॉन्टेनियसली, है ना। सिंपल सी चीज़ वही है कि जो पेशेंट जो होता है वो अपने जो भी सिम्टम्स बताता है या जो भी केस की डिटेल्स बताता है वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। क्यों बता देता है, सिंपल सी चीज़ वही है क्योंकि रीसेंट ऑरिजिन की है, उसको सारी चीज़ें याद है कि हाँ जो है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, कि भाई खांसी हुई थी तो भाई ये हुई थी, मैं बाहर से आया था ठंडी की वजह से, या तो फिर मान लो कि बुखार था कि भाई बुखार में क्या हुआ कि भाई मैं एसी चला के सो गया था तो है ना बुखार आ गया, मुझे आइसक्रीम खा ली थी, ये हो गया, है ना। या कुछ भी मान लो XYZ कोई भी है ना कॉज है, तो भाई कि रीसेंट ओरिजिन का है कि भाई कल मैं सीढ़ियों से गिर गया था, इस वजह से जो है मेरा मतलब है ना दर्द हो रहा है मेरे पैर में। तो जो भी एक्यूट केस में चीज़ें होंगी, जो सिम्टम्स होंगे वो क्योंकि रीसेंट ओरिजिन के, इस वजह से जो पेशेंट है वो भी उसको बहुत ही स्पॉन्टेनियसली है ना उसकी डिटेल्स जो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली जो है एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो ये वो सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो एक्यूट डिजीज में जो केस टेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ईजियर होती है ना। सिंपल सी चीज़ ये। तो ये था पूरा एफोरिज्म नंबर 99 के बारे में। तो एफोरिज्म नंबर 99 क्या था, केस टेकिंग इन एक्यूट डिजीज, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट एफोरिज्म की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 100, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 100 में क्या बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो है एफोरिज्म नंबर 83 से जो है एफोरिज्म नंबर 99 तक, ठीक है। वैसे तो देखो 83 से 104 तक जैसे कि आप सब जानते होंगे केस टेकिंग है, जिसमें से 83 से लेके एफोरिज्म नंबर 90 तक डायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताया गया है ना। 91 से 99 तक इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताया गया है, और 100 से लेके है ना 104 तक है ना एपिडेमिक केस टेकिंग बताई गई है। यानी कि जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं 100 से लेके 104 तक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमिक केस टेकिंग, यानी कि एपिडेमिक के केसेस में जो है, एपिडेमिक की सिचुएशंस में जो है केस टेकिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उसके बारे में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो एफोरिज्म नंबर 100, 101, 102, ये जो 1 मतलब 100, 101, 102, इन 3 एफोरिज्म जो है इसमें हम पढ़ेंगे केस टेकिंग इन एपिडेमिक डिजीजेस के बारे में, ठीक है। अब इससे पहले कि जो है मैं आप लोगों को है ना ये चीज़ बताऊं कि हाँ भाई एपिडेमिक डिजीज, केस टेकिंग इन एपिडेमिक डिजीज के बारे में बताऊंगा ना, उससे पहले जो है मैं आपको कुछ टर्म्स जो होते हैं उनसे फेमिलियर है ना कराना चाहूँगा। देखो, जब भी आप ऑर्गन पढ़ते हैं या फिर जब आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ेंगे अपने फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे आपको 3 टाइप की है ना डिजीजेस देखने को मिलेंगी जो कि हमारी एपिडेमिक केस के अंदर आती हैं, ठीक है। एपिडेमिक वगैरह के केसेस के अंदर आती हैं। पहली आपको देखने को मिलेगी स्पोरैडिक डिजीज़, फिर आपको देखने को मिलेगी एपिडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़ देखने को मिल सकती है, या फिर जो है आपको देखने को मिलेगी फिर वहाँ पे पेंडेमिक डिजीज़, ठीक है। अब क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और काफ़ी सारी जो है डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब तीनों जो है थोड़ी सी मतलब एक अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग वहाँ पे बात करेंगे स्पोरैडिक डिजीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पोरैडिक डिजीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं कि स्पोरैडिक डिजीज क्या होता है। तो देखो, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है स्पोरैडिक, ठीक है, स्पोरैडिक डिजीज, ठीक है। तो स्पोर्स और डिजीज दो के कंबाइन से कॉम्बिनेशन से बना है। अब देखो स्पोरैडिक क्यों कहा गया है इस चीज को। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जब जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो पॉलिनेशंस होता है तो उसमें पॉलिन ग्रेन्स, उनको जो पॉलिनेशन होता है वो होता है पॉलिन ग्रेन्स के थ्रू, है ना। उन्हें हम लोग है ना स्पोर्स भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना वो डिफरेंट जगहों पे, मतलब समझ रहे हो ना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब जब वो फ्लावर से मतलब दूर जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो कहीं पे भी वो किसी ऐसा नहीं होता कि भाई कंबाइंड फॉर्म में एक जगह आके सारे इकट्ठे होके वहीं पे ये ना गिर गए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है उसमें स्पोर्स जैसे होता है, और स्पोर्स के फॉर्म में क्या रहता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्पोर है जो भाई वो मान लो किसी एक जगह गिरा, एक पर्टिकुलर स्पोर दूसरी जगह गिरा, कोई पर्टिकुलर स्पोर इस जगह गिरा, कोई पर्टिकुलर स्पोर, ये ग्रीन वाला जो डायग्राम आप देख रहे होंगे वर्ल्ड का,
है ना। तो मतलब डिफरेंट। अब क्या है, स्पोरैडिक डिजीज में क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे मतलब अलग अलग रीजंस, ठीक है। स्पोरैडिक डिजीज में क्या होता है कि अलग अलग रीजन जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, यानी कि ये नहीं कि भाई कि मतलब है ना पूरा का पूरा ऐसे ही अफेक्ट हो गया। उसमें क्या है कि मान लो एक जो है यहाँ पे मान लो किसी जगह है ना कुछ पेशेंट्स अफेक्टेड है ना, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे अफेक्टेड है, कुछ यहाँ पे इस डॉट पे, कुछ पीपल्स ग्रुप ऑफ पीपल्स इस डॉट पे, कुछ यहाँ पे ये। तो ये जो मल्टीपल डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आप मान लीजिए कि किसी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वहां पे जो है सबके सब अफेक्टेड है, कंप्लीट पूरा सब जगह। क्या है कि मतलब कुछ जगह इस पे, 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 स्पोर्स की फॉर्म में, है ना। जैसे हमने कहा ना स्पोर्स की फॉर्म में, स्पोरैडिक, ठीक है। वहां पे जो डिजीज का फैलना हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्पोरैडिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्पोरैडिक डिजीज। यानी कि स्पोरैडिक डिजीज में क्या होता है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, मतलब जैसे कि एक ऐसा नहीं है कि भाई मान लो पूरी की पूरी जगह पे भाई सभी के सभी अफेक्टेड है, नहीं। जैसे क्या रहता है कि कुछ एक जगह है ना, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह, कुछ चौथी जगह, मतलब उसी टाइप की, मतलब सेम, मतलब है ना उसी तरीके की सिम्टम्स, वही कॉज वगैरह, लेकिन क्या रहता है अलग अलग जगह पे, मतलब जो लोकेशंस होती है ना वो अलग अलग रहती हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है जो कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज मान लेते हैं ए से इफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है पर्सन ए से इफेक्टेड है, यहाँ पे भी ए से, यहाँ पे भी ए, ये मल्टीपल जगह पे डिजीज ए है जो है ना, उससे जो है वहां पे इफेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये पूरी की पूरी जगह ही ए से मतलब इफेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है कि भाई कुछ कुछ जगहों पे मान लो कुछ पेशेंट्स यहाँ पे हैं, कुछ पेशेंट्स यहाँ पे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है स्पोरैडिक डिजीज, ठीक है। स्पोरैडिक डिजीज से रिलेटेड मैं थोड़ी सी और चीजें आपको बता दूं कि जो है स्पोरैडिक डिजीज जो होता है वो कई सारे है ना, वहां पे उसके कॉजेज की अगर हम बात करें स्पोरैडिक डिजीज के, तो कई सारे कॉज हो सकते हैं। बेसिकली 3 कॉज होते हैं। एक तो होता है स्पोरैडिक डिजीज जो होता है वो किसी फिजिकल फोर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। फिजिकल फोर्स जैसे कि मान लेते हैं क्लाइमेट, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लाइमेट में किसी तरीके का मान लो चेंज आया, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया। अब भाई जो क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज है उसका इफेक्ट तो मतलब हर जगह, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो अब कहता हूँ उस क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज की वजह से मल्टीपल स्पॉट्स पे, मल्टीपल जगहों पे जो है, मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल जगहों पे क्या था कि वहां पे उसकी वजह से जो पीपल्स थे, जो लोग थे है ना, वो सेम तरीके की चीजों से सफर कर रहे थे, सेम तरीके की डिजीजेस से सफर कर रहे थे, ठीक है। तो पहला तो है ना उसको कहेंगे स्पोरैडिक डिजीज। तो पहला तो कॉज यही हो गया कि फिजिकल फोर्स, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट की वजह से, है ना। दूसरा क्या होगा स्पोरैडिक डिजीज का कॉज, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कॉज हो सकता है फिजिकल सब्सटेंसेस की वजह से, है ना। फिजिकल सब्सटेंसेस जैसे कि सॉइल एंड वाटर की वजह से। अब मान लेते हैं कि कोई भी मान लो सॉइल में या वाटर में अचानक मतलब है ना कोई कंटैमिनेशन मिला, उस कंटैमिनेशन की वजह से मान लेते हैं इस एरिया को उठाते हैं, सिर्फ मान लो इस एरिया में, ये कंप्लीट एरिया इफेक्ट नहीं हुआ। अब इस कंप्लीट एरिया में यहाँ मान लो कुछ लोग इफेक्ट हुए, मतलब उस जो सॉइल था या वाटर था उसमें जो भी कंटैमिनेंट्स थे उसकी वजह से कुछ लोग यहाँ इफेक्ट हुए, कुछ लोग यहाँ इफेक्ट हुए। सेम तरीके की चीज यहाँ देखी गई इस कंट्री में, यहाँ इफेक्ट हुए कुछ लोग यहाँ। तो ये चीज है ना। तो ये क्या है, ये एक स्पोरैडिक डिजीज के फॉर्म में है ना वहां पे हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कॉज क्या था हमारा, फिजिकल सब्सटेंसेस, यानी कि सॉइल एंड वाटर की वजह से है ना वहां पे, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा है हमारा मान लो कोई इंजूरियस एजेंट था, उसकी वजह से भी स्पोरैडिक डिजीज होता है ना। इंजूरियस एजेंट मान लेते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एक जहरीली गैस थी, वो जहरीली गैस जो थी मान लेते हैं इस एरिया को मान लेते हैं, इस कंट्री को मान लेते हैं, ठीक है, इस कंट्री जो भी हो, ठीक है। तो अब उस जहरीली गैस ने क्या था कि कुछ लोगों को यहाँ बीमार किया, कुछ लोगों को यहाँ बीमार किया, कुछ लोगों को यहाँ बीमार किया। ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी कंट्री बीमार हो गई, नहीं ऐसा नहीं था। कुछ पर्टिकुलर जगहों पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वहां पे बीमार हुए, ठीक है। तो ये है हमारा स्पोरैडिक डिजीज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्पोरैडिक डिजीज के बारे में और उसके कॉज के बारे में, ठीक है। अब जो है कई लोगों के मन में हो सकता है क्वेश्चन ये आ रहा हो कि हम बॉस ये बताएं कि जब भाई मान लो कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ पे हमने जैसे बात किया था कि कोई भी कॉज है, चाहे मान लो वो फिजिकल फोर्स हो, चाहे फिर वो फिजिकल सब्सटेंसेस की वजह से हो,
तो भाई होने तो सब चाहिए कि भाई क्लाइमेट में चेंज आया तो सबको बीमार होना चाहिए, है ना, या सॉइल एंड वाटर में अगर कोई कंटामिनेंट है तो सबको बीमार होना चाहिए, इंजूरियस एजेंट आया तो सबको बीमार होना चाहिए। तो सब बीमार क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ ऐसा क्यों है कि वहां पे स्पोरेडिक डिजीज में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स ही बीमार हो रहे हैं? ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये होता है कि ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी, यानी कि जो है कुछ पर्टिकुलर पर्सन, स्पोरेडिक डिजीज में क्या होता है कि कोई भी मान लो कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन से, उस पर्टिकुलर कॉज से जो है जो लोग ज्यादा ससेप्टेबल होंगे या जो लोग ससेप्टेबल होंगे सिर्फ वही लोग जो है वहां पे बीमार पड़ते हैं। ये चीज होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है वहां पे देखी जाती है। ठीक है, तो क्या रहता है कि ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पोरेडिक डिजीज में जो हम लोग कहते हैं ना कि मतलब है ना कुछ है ना ही लोग है ना मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बीमार होते हैं, तो उसका रीजन ये है कि जो लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं उस तरीके के कॉज से, उसके कॉज से, वही लोग जो है वहां पे बीमार पड़ते हैं। जो लोग ससेप्टेबल नहीं होते वो लोग बीमार नहीं पड़ते। इस यही रीजन है कि हम लोगों को वहां पे स्पोरेडिक डिजीज में जो क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स में है ना अलग अलग वहां पे दिखाई देते हैं। ठीक, एक और चीज मैं बता दूं कि जो स्पोरेडिक डिजीज में जो स्पोरेडिक डिजीज जो होती है वो नॉन इन्फेक्शियस होती है नेचर में। ठीक है, तो स्पोरेडिक डिजीज कैसी होती है? नॉन इन्फेक्शियस होती है। समझ गए आप? ओके, नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कंटेजियस। ये नहीं कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो स्पोरेडिक डिजीज होती है वो कैसी होती है? वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें कि पर्सन टू पर्सन ऐसे वहां पे जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया कि स्पोरेडिक डिजीज क्या है, कैसा है। ठीक है, दूसरी जो टाइप्स ऑफ डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं वो है हमारी एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक हो सकता है, अभी आपने रिसेंट में भी सुना हो, जिसमें हमने सुना था कि कोरोना वो एक एपिडेमिक या पेंडेमिक था। पहले वो एपिडेमिक हुआ करता था, फिर जो है फिर वो पेंडेमिक में है ना कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये चीज अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि एपिडेमिक क्या होता है या एपिडेमिक डिजीजेस क्या होती है। देखो, एपिडेमिक जो होती है या पेंडेमिक जो होती है इसको हम लोग कहते हैं महामारी। हिंदी में हम लोग एपिडेमिक या पेंडेमिक को क्या कहते हैं? महामारी। ठीक है, अब सीन क्या होता है इसमें? देखो, एपिडेमिक में क्या होता है कि जो कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो ये वाली कंट्री जो है यहाँ पे उठाई, ठीक है, ये वाली कंट्री हमने उठा के ले ली यहाँ पे। स्पोरेडिक में क्या था, इस कंट्री में सिर्फ कुछ ही लोग है ना अलग अलग स्पॉट्स पे मतलब है ना इन्फेक्ट हो रहे थे। एपिडेमिक में क्या था कि ये पूरी की पूरी जो कंट्री थी, ये पूरी की पूरी कंट्री ही वहां पे इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, तो वहां पे एपिडेमिक में क्या था? एपिडेमिक में क्या था कि भाई पूरी की पूरी जो कंट्री ही थी जो है वो इफेक्ट हो गई। ठीक है, किसी भी मान लो कॉज की वजह से, है ना, वहां पे तो जो है पूरी की पूरी कंट्री ही इफेक्ट हो गई। यानी कि जितना भी भाई वहां पे, जैसे कि मान लो इंडिया था, पूरा का पूरा है ना वहां पे भाई इंडिया ही इफेक्ट हो गया। मान लो कोई सिटी थी, मान लो इंडिया की कोई सिटी थी, मान लेते हैं दिल्ली थी, मान लेते हैं पूरी की पूरी दिल्ली ही, अगर वहां पे पूरी की पूरी दिल्ली ही बीमार हो जाए सेम कॉज की वजह से, ठीक, एपिडेमिक डिजीज में क्या चीज होनी चाहिए? सेम कॉज होना चाहिए और सेम सफरिंग होनी चाहिए। जब कोविड हुआ था तो कोविड में भाई सबका जो है कोविड वायरस था उसी की वजह से हुआ था और सफरिंग्स भी जो थी वो सबको सेम थी। ठीक है, तो एपिडेमिक डिजीज में क्या होता है कि जो कॉज होता है और जो सफरिंग होती है वो सेम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जितना भी जो पूरा एरिया होता है, जो पूरा का पूरा एरिया होता है ना, वो पूरा एरिया भाई वहां पे इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज ज्योग्राफिकल अमाउंट में। ठीक है, ये चीज होती है एपिडेमिक डिजीज में। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं कि जो एपिडेमिक डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है, वो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज के अंदर जो डिजीजेस आती हैं वो कैसी होती हैं? वो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेस आती हैं। ठीक है, पहली चीज तो वो एक्यूट होती हैं यानी रीसेंट ओरिजिन की होती है, मतलब अभी हुई, है ना, और इन्फेक्शियस होती हैं यानी कि कंटेजियस होती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में, जैसे हमने कोविड में देखा था कि इस तरीके से वहां पे स्प्रेड कैसे हो रहा था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में ऐसे वहां पे स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, तो जो एपिडेमिक डिजीज जो होती है उसमें डिजीजेस कैसी होती है? वो एक्यूट होती हैं और इन्फेक्शियस होती हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको याद हो कि एक्यूट डिजीजेस में क्या होता है, एक्यूट डिजीजेस का सबसे पहली चीज की दो चीजें मेन होती है। पहली चीज तो वो रीसेंट ओरिजिन की होती है, ठीक है, कि रीसेंट ओरिजिन की होती है एक्यूट डिजीजेस हमेशा, है ना,
और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक्यूट डिजीजेस में वो क्या होता है कि सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, है ना, या तो फिर जो पेशेंट है वो क्योर होगा, ठीक होगा, या तो फिर जो है उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो क्योंकि एक्यूट डिजीज में सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो फिर ठीक होगा या तो फिर मौत होगी, ठीक है। कोविड क्या था, कोविड भी एक तरीके का एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज था। अब लेकिन क्या था कि उसमें दो ही चीज़ें देखने को मिल रही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे भाई कि बिना दवाई लिए ही ठीक हो जा रहे थे, है ना। कुछ लोग ऐसे थे भाई कि जिनको कोविड हुआ था, आप लोगों को शायद याद हो सकता है आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसे कुछ लोग हो जिनको क्या था कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या था कि घर में ही रहे, है ना, सेल्फ क्वारंटीन किया और जो है ठीक हो गए। और कुछ लोग क्या था कि भाई पूरा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह सब, उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जो एक्यूट डिजीजेज होते हैं उसमें क्या रहता है कि भाई आउटकम सिर्फ दो ही हैं, या तो फिर ठीक या तो फिर डेथ, सिंपल सी चीज़ है ये। तो जो हमारी एपिडेमिक डिजीजेज होती हैं उसमें वो कैसी होती हैं, वो हमारी एक्यूट और इन्फेक्शियस होती हैं, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने ये जाना कि एपिडेमिक डिजीज कैसी होती है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। दूसरी चीज़ क्या था, एपिडेमिक डिजीजेज में क्या होता है, एपिडेमिक में कि मैनी पीपल अटैक, मतलब यानी कि एक मास अमाउंट में, यानी ये पूरी कंट्री है ना, मास अमाउंट में जो है पीपल्स है अफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो पूरी दिल्ली, पूरा यूपी, पूरा आगरा, पूरा का पूरा इंडिया, है ना, पूरा बिहार, ऐसे करके मतलब मास अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में पीपल जो होते हैं वहाँ पे इफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ तो ये थी, ठीक है। और हमने क्या चीज़ देखी थी कि कंटेजियस होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल क्यों इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि वो कंटेजियस होता है, एक से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, इस तरीके से क्या रहता है कि वो फैलता जाता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें और बताना चाहूँगा एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में। देखो, एपिडेमिक डिजीज़ जो होती हैं वो उसे हम लोग है ना दो पार्ट्स में है ना क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। वो इस एफ्रेज में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको मतलब एक जनरल में आपको बताता हूँ कि जो है एपिडेमिक डिजीज़ जो होती हैं उनको हम दो पार्ट में है ना वहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग कौन सी होती है, रिकरिंग वो होती हैं जो कि बार बार मान लो एक लाइफ स्पैन में कई बार हो सकती हैं, वो होती हैं जो है रिकरिंग डिजीजेस, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि एपिडेमिक डिजीज में जो है वो दो तरीके की डिजीजेस आती हैं, एक तो आती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग क्या होती है, रिकरिंग वाली वो होती है जो कि एक लाइफ टाइम में बार बार कई बार जो है हो सकती हैं, जैसे कि मान लो प्लेग हो गया, येलो फीवर हो गया, एशियाटिक कॉलेरा हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ रहती हैं, है ना, कि भाई बार बार ये क्या होती है कि ये रिपीट हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि भाई किसी इंसान को एक बार प्लेग या येलो फीवर हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि जो है कि भाई मान लो किसी को हो गया तो जो उसकी बॉडी जो है भाई एक बार हो गया, उसकी बॉडी में फिर इम्यूनिटी आ गई, अब दोबारा हो नहीं हो सकता उसको, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि सिंपल सी चीज़ ये है कि एक बार हो गई दोबारा हो सकती है, इसी वजह से उसको कहते हैं रिकरिंग, है ना। दूसरी टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं एपिडेमिक के अंदर नॉन रिकरिंग डिजीजेस, ठीक है। नॉन रिकरिंग में कौन कौन सी आती है, नॉन रिकरिंग डिजीजेस मास्टर हैनीमैन ने बताया था, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, मम्स हो गया, ये सारी की सारी होती है नॉन रिकरिंग। अब इनको नॉन रिकरिंग क्यों कहते हैं, नॉन रिकरिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है अफेक्ट वंस, और मतलब यानी कि लाइफ में एक ही बार इफेक्ट करती हैं, एक बार होंगी, है ना, और फिर जो है उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और फिर जो है फिर उसके बाद दोबारा लाइफ में होगी नहीं। जैसे हम लोग पता नहीं आप लोगों के होते, मतलब हम बचपन में जैसे कहा जाता था कि भाई छोटी माता निकली, है ना, इस तरीके से कई लोगों ने सुना होगा घरों में इस तरीके का कहा जाता था, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, है ना। तो वो क्या होता था कि कहते थे कि छोटी माता सिर्फ मतलब हर एक की लाइफ में भाई एक बार ही वहां निकलनी होती थी, कि एक बार निकला फिर जो उसके बाद फिर कभी नहीं निकलता, एक बार तो निकलना ही होता था, ऐसे करके, ठीक है। तो वो आती है नॉन रिकरिंग, यानी कि एक बार निकली फिर उसमें बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, देन फिर क्या था कि उसके बाद जो है वो वापस नहीं दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो वो होती हैं नॉन रिकरिंग डिजीजेस, ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका एपिडेमिक डिजीजेस के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ डिजीजेस के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारी पेंडेमिक डिजीजेस, ठीक है। पेंडेमिक डिजीजेस क्या होता है, देखो पेंडेमिक डिजीज में क्या होता है कि वो भी एपिडेमिक डिजीज ही होती हैं पेंडेमिक में, लेकिन पेंडेमिक में क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा जब वर्ल्ड लेवल पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, जैसे एपिडेमिक में क्या आता है कि कंट्री लेवल पे है ना वहाँ पे होता है,
और पेंडेमिक में क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ही अफेक्टेड है और बहुत बुरी तरीके से, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं पेंडेमिक। तो जैसे कोविड क्या था, कोविड पहले एपिडेमिक था, यानी वो चाइना तक ही सीमित था, मतलब पूरे के पूरे चाइना में ही, है ना। तो पहले तो एपिडेमिक था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो धीमे 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 होते हुए फिर वो पेंडेमिक बन गया, यानी कि फिर वो पूरे वर्ल्ड में हो गया, है ना। तो वो पेंडेमिक डिजीजेस क्या होते हैं, पेंडेमिक डिजीज जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है वहां पे इफेक्ट करते हैं। सिंपल सी चीज ये होती है, ठीक है। तो ये तो था डिजीज का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं सीधे मेन एफोरिज्म पे। अब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एफोरिज्म नंबर 100 में क्या था कि 100, 100, 101, 102 में है केस टेकिंग एपिडेमिक डिजीज, ठीक है। सिंपल सी चीज ये, ठीक है। इसमें क्या बताया मास्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 100 में, इसमें मास्टर हैनीमैन ने बताया कि एवरी एपिडेमिक एंड स्पोरैडिक डिजीज आर न्यू एंड अननोन टू अस, ठीक है। इसमें ये बताया है एफोरिज्म नंबर 100 में कि जो भी एपिडेमिक डिजीज होती है, कोई भी जो एपिडेमिक डिजीज होती है या स्पोरैडिक डिजीज जो होती है वो हमारे लिए नई होती है और अननोन होती है। यानी कि ये कहा है मास्टर हैनीमैन ने कि जब भी एपिडेमिक या स्पोरैडिक डिजीजेज आती हैं तो क्या होती है वो, मतलब है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, नई होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से तो भाई वो इतने बड़े लेवल पे फैल जाती है, क्योंकि हम लोग क्या रहता है उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते, ठीक है। इस तरीके से रहता है वहां पे, ठीक है। एक्सेप्ट दोज ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल और एक्सेप्ट दोज अकर ऑन फिक्स्ड कंटेजियस प्रिंसिपल, है ना। ऑल एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, मीजल, ठीक है। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जितनी भी एपिडेमिक और स्पोरैडिक डिजीज जो होती हैं वो नई होती हैं और अननोन होती हैं हमारे लिए, उन डिजीजेस को छोड़ के जो कि फिक्स्ड कंटेजियस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी जो एपिडेमिक और स्पोरैडिक डिजीज होती हैं वो नई है, अननोन है, इसी वजह से भाई वो इतने वर्ल्ड लेवल पे, लार्ज लेवल पे अफेक्ट कर पाती हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शन क्या है, वो वाली डिजीज जो कि सेम फिक्स्ड कंटेजियस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। फिक्स्ड कंटेजियस प्रिंसिपल का मतलब यानी कि भाई कि उनका ये है कि आनी है, मतलब ये उनका प्रिंसिपल जो है कंटेजियस प्रिंसिपल फिक्स है, यानी कि भाई मतलब इसी तरीके जब भी आएंगी, मतलब आना उनका फिक्स है बार बार, है ना, उनका बार बार आना फिक्स है। लेकिन यही चीज़ है कि जब भी मान लो आएंगी तो वही सेम प्रिंसिपल रहेगा, मतलब जो उनका कोर्स रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या रहता है कि भाई हम लोग है ना उनके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, उनके लिए हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये आती है, जैसे हम लोग मीजल्स की वैक्सीन है ना वहाँ पे रखते हैं, मीजल्स की वैक्सीन लगवाते हैं और भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवाते हैं, डिफरेंट वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि कि कल को मान लो अगर वो है उस तरीके की डिजीजेस फिर से होती हैं तो फिर क्या रहता है कि वो फिक्स, क्योंकि वो डिजीज जो होती हैं फिक्स कंटेजियस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, तो क्या रहता है कि हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू पहले से ही बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे क्या रहता है कि उनका फैलने का खतरा या नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं रहता, ठीक है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 100 में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट एफोरिज्म की बात करते हैं जो कि है हमारा एफोरिज्म नंबर 101, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 101 में क्या बताया गया है, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 101 में बताया गया है कलेक्टिव डिजीज के बारे में, ठीक है। अब कलेक्टिव डिजीज क्या होता है, देखो कलेक्टिव डिजीज भी एक वही एपिडेमिक का ही पार्ट है, मतलब एपिडेमिक डिजीजेस का ही पार्ट है। कलेक्टिव डिजीज जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव डिजीज, तो कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन से बना हुआ, यानी कि कलेक्शन की चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव डिजीज में क्या होता है, कलेक्टिव डिजीज में जैसे कि मान लो एपिडेमिक डिजीज और स्पोरैडिक डिजीज, है ना, यहाँ पे मान लो दोनों तरीके की चीजें जो है, मान लो कोई भी एपिडेमिक चल रहा है, मान लो उसमें जो है मान लो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे पूरा का पूरा जो है मान लो एपिडेमिक था, मतलब यानी कि मेजॉरिटी सारे के सारे लोग, वो पूरी कंट्री अफेक्टेड थी, ठीक है। वहीं क्या चल रहा है कि वहीं साथ की कंट्रीज में, आसपास वाली कंट्रीज में क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग इधर इफेक्टेड हैं, कुछ लोग इधर, 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 ऐसे करके, यानी कि एपिडेमिक भी है और साथ में स्पोरैडिक भी है, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड में क्या है, वहां उस टाइम पे उस एपिडेमिक में क्या था कि वहां पे भाई पूरा एक कलेक्शन था, मतलब यानी कि टू टाइप ऑफ डिजीज का कलेक्शन था, यानी एपिडेमिक और स्पोरैडिक का, ठीक है। तो
ये जो कलेक्शन है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव डिजीज। तो एफरेज नंबर 101 में मास्टर हैनीमैन ने बताया है कलेक्टिव डिजीजेस के बारे में। ठीक है, क्या बताया है तो अब वो देखते हैं। ठीक है, एफरेज नंबर 101 में क्या था, देखो और एक और चीज बता दूं कि कलेक्टिव डिजीज में क्या करते हैं हम लोग। जो एफरेज नंबर 101 में ये चीज बताया कि कलेक्टिव डिजीज की जब भाई कभी भी कंडीशन आती है वहां पे, तो उसमें क्या चीज हमें करनी होती है कि उसमें हमें कलेक्शन करना होता है। कलेक्टिव का एक और चीज होती है वहां पे कि कलेक्शन करना होता है। किस चीज का कलेक्शन करना होता है, हमें सिम्टम्स का कलेक्शन करना होता है। ठीक है, सिम्टम्स का कलेक्शन क्यों करना होता है, सिम्टम्स का कलेक्शन हमें इस वजह से करना होता है कि हमें ये चीज पहचाननी है कि जो है भाई इतना जो मास लेवल पे जो है मतलब डिजीज फैली हुई है ना, उसको अभी तो मान लो यहाँ पे अभी तो मान लो ये हिस्से बचे हुए हैं, अब ये क्या है कि भाई पूरे में फैल जाएगी। तो भाई हमें बचाने के लिए या रोकने के लिए क्या था कि भाई पहली चीज तो ये पहचाननी होगी ना कि भाई ये डिजीज वर्क किस तरीके से करती है। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिजीज है ना वर्क कैसे करती है, वो हम तब पहचानेंगे जब हम भाई हमारे पास उसके सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारे पास एक बड़े लार्ज स्केल पे है ना सिम्टम्स का कलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है कलेक्टिव डिजीज के अंदर की, यानी कि उसमें क्या करना है हम लोगों को, कलेक्टिव डिजीजेस के अंदर सिम्टम्स का कलेक्शन करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अब इसमें क्या बताया है कि मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया, मान लो यहाँ, ठीक है, ये मान लेते हैं, मान लो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एपिडेमिक चल रहा है प्रेजेंट में, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि मान लो कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास और उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है सर दर्द है, बुखार है ना, और पूरी बॉडी में दर्द है, जुकाम है। ठीक है, फिर क्या था कि डॉक्टर ने ठीक है हाँ भाई, फिर वहाँ पे क्या था कि दूसरा पेशेंट आया, दूसरे पेशेंट ने भाई वहाँ पे क्या किया कि जो है मतलब उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ज़ुकाम है, बॉडी में दर्द है और बुखार है। ठीक है ना, वहाँ पे फिर डॉक्टर ने देखा वहाँ पे और जो भी मान लो दवाई वगैरह था देने का दे दिया। तीसरे पेशेंट ने बताया कि ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं, है ना, कि स्टार्टिंग में जो है कि जो मतलब फिजिशियन क्या कर रहा है, फिजिशियन का काम क्या है कि वहाँ पे वो सिम्टम्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है कि जो मतलब शुरू के जो पेशेंट्स वगैरह आएंगे उसके पास, मान लो जो एपिडेमिक स्टार्ट था उसमें जो शुरू के पेशेंट आएंगे तो उससे क्या करेगा कि वो सिम्टम्स लेके है ना डेटा कलेक्ट करेगा सबसे पहले। तीसरा पेशेंट आया मान लो, है ना, तीसरे पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है फीवर है, बॉडी एक है ना, और कोराइजा है। ठीक है, तीसरे पेशेंट ने बताया। ठीक है, तो अब क्या था कि फिजिशियन के पास 3 लोगों का डेटा हो गया, या एक मतलब एक लार्ज ग्रुप उसने लोगों का देखा, उसके पास एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम हुआ। ठीक है, अब उस कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स में उसने क्या किया कि उसने देखा कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब का कॉज सेम था, एपिडेमिक में यहाँ पे इनका कॉज सेम था, तो उसने ये चीज़ देखी कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, कि मतलब थोड़े थोड़े तो डिफरेंस आ रहे हैं लेकिन सिम्टम्स क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। उसने देखा कि तीनों जो पेशेंट थे उसमें क्या था कि फीवर कॉमन है, बॉडी एक कॉमन है, ये 2 चीज़ें तो भाई कॉमन है। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है कि भाई कोराइजा भी कॉमन है। ठीक है, तो फिर अब उसने ये चीज़ जानी फिजिशियन ने कि ये जो एपिडेमिक है यहाँ पे, ये जो फैल रहा है प्रेजेंट में, इसमें जो है यहाँ पे ये 3 चीज़ें कॉमन है, यानी फीवर, बॉडी एक एंड कोराइजा। ठीक है, सिंपल सी चीज़, ये चीज़ उसने माना कि कॉमन है। ठीक, अब वो क्या करेगा, अब क्योंकि इन सब का कॉज सेम था, इन सब में यहाँ लार्ज अमाउंट में जो था इन सब का कॉज सेम था। ठीक है, और जो है सिम्टम्स में भी जो है मतलब जो मोटे मोटे सिम्टम्स थे, है ना, वहाँ पे कई सारे सिम्टम्स कॉमन थे। तो वो क्या करेगा कि उन सब के बेसिस पे जो है वहाँ पे उसको रेमेडी सिलेक्शन आसान हो जाएगा उन सभी को मल्टीपल पेशेंट्स को देने के लिए, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो ढेर सारा पेशेंट आता रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगा कि जब हम लोग मान लो 2 तरीके के सिनेरियोज होते हैं, एक होता है नॉर्मल सिनेरियो और एक होता है एपिडेमिक का सिनेरियो। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि मास्टर हैनीमैन ने बताया था कि हर पेशेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना है, इंडिविजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि हर पेशेंट अलग है एक दूसरे से और हमें हर पेशेंट को अलग तरीके से लेते हुए दवाई देनी है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल सिनेरियो में। ठीक है, लेकिन जब एपिडेमिक या पेंडेमिक का सिनेरियो आता है तो उसमें क्या रहता है, क्योंकि भाई कॉज सेम रहता है और जो है वहाँ पे जो है मतलब सिम्टम्स वगैरह भी सेम रहते हैं वहाँ पे। अब लेकिन एपिडेमिक का केस एक अलग केस आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में भाई हम लोग हर किसी का इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इतने मास लेवल पे जो है वहाँ पे मेडिसिन देनी है, वहाँ पे केसेस देखने हैं, पेशेंट्स देखने हैं, कि हम सबका इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
एक जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या, जैसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सिर्फ PQRS लेते थे, है ना, और कॉमन सिम्टम्स को छोड़ देते थे, सिर्फ अनकॉमन सिम्टम्स लेते थे, क्योंकि हमें भाई इंडिविजुअलाइज करना होता था। लेकिन क्या है कि जब एपिडेमिक का केस हम लोग लेंगे तो एपिडेमिक के केस में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग अनकॉमन सिम्टम्स को नहीं उठाते। एपिडेमिक वाले जो केस में जो केसिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम कॉमन सिम्टम्स को उठाते हैं कि कॉमन सिम्टम्स क्या थे जो इस पेशेंट में या इस पेशेंट में, पेशेंट 1 में, 2 में, 3 में, इन सब में कॉमन मतलब सिम्टम्स क्या थे। तो एपिडेमिक वाले केस में क्या करते हैं, हम लोग कॉमन सिम्टम्स उठाते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज, और उन कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे फिर हम लोग रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस है ना समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें और आगे क्या कहा गया है फ्रेज नंबर 101 में, इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट केस इज नॉट कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेस, है ना, एंड डिफरेंट केसेस आर नेसेसरी, ठीक है। यानी कि इसमें ये चीज बताई गई है कि जो पहला केस आएगा वो आपको जो भी डिजीज है या जो एपिडेमिक है उसकी कंप्लीट पिक्चर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि भाई एक पेशेंट ही है ना, सारी की सारी उसी में ही सारे के सारे सिम्टम्स तो आ नहीं जाएंगे, है ना। दूसरे पेशेंट, कुछ दूसरा जो पेशेंट है इन्फेक्टेड है उसमें भाई वो हो सकता है वो थोड़े और सिम्टम्स बताए, उसमें कुछ नए सिम्टम्स आए, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो होता है उससे कंप्लीट पिक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। हमें क्या है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होगा और बहुत सारे सेवरल केसेस और डिफरेंट केसेस का वहां पे क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होगा। देन फिर जो है भाई हम लोगों को वहां पे उनमें से कॉमन सिम्टम्स निकालने होंगे, एंड देन फिर कहीं हम लोग जो है उस डिजीज को समझ पाएंगे और उसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज फिर लास्ट में इसमें दोबारा से मैं बता दूं कि जो है कलेक्टिव डिजीज क्या होता है। कलेक्टिव डिजीज जो होता है वो होता है एपिडेमिक डिजीज प्लस स्पोरैडिक डिजीज जो होता है मिलकर बनाता है कलेक्टिव डिजीज, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज में क्या होता है कि सेम कॉज सेम सफरिंग होती है, और स्पोरैडिक में क्या होता है कि हियर एंड देयर होता है, ठीक है। मान लो कुछ यहाँ 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 इन्फेक्शन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 101, ठीक है। आज के लिए वैसे मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद के जो एफोरिज्म हैं 102 से लेके 104 तक वो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 4 में करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।